अमेरिका से सतीश झा। देश परदेश में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बने कुछ दिन हो गए हैं। 19 अगस्त अफगानिस्तान का राष्ट्रीय दिवस था, जैसे हमारा 15 अगस्त है। और उस दिन तालिबान ने कोशिश की कि किसी भी तरह से अपना चेहरा 1990 के बाद वाला बनाने की जगह थोड़ा सा कहीं उसमें कुछ संकोच है, कुछ झिझक है, कुछ तो वो उन्होंने गोलीबारी करना शुरू नहीं की है। काबुल में उन्होंने भी सिर काटने शुरू नहीं किए हैं, लेकिन वो सिर काटना उन्होंने शुरू किया था राज्यों में। काबुल आने के पहले वो कैमरे के सामने अब नहीं करना चाहते। यानी कि ईरान के मुल्ला कहें कि वो ये पुराना तालिबान नहीं है, और रूस के राजदूत कहते हैं कि ये भी पुराना तालिबान नहीं है, ये लेजिटिमेट सरकार है। लेकिन सब मिला के उनका जो 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 मौलिक रूप जो है, उनकी जो चरित्र बदलेगा नहीं। खाली उस पर एक परत पड़ेगी इस तरह की कि वो उनको लोग स्वीकार कर सके। तालिबान के पास एक बड़ी समस्या है कि उसको लेजिटिमेसी चाहिए, कि दुनिया उसको स्वीकार करे कि वो टेररिस्ट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस पर यह है कि तालिबान की शुरुआत, इस युद्ध की शुरुआत सितंबर जो 11 सितंबर से शुरू हुई थी 2001 में। जॉर्ज बुश ने इसको लेकर शुरुआत की थी, और अब उसके 20 साल पूरे होने वाले हैं। और जहां शुरुआत की थी तालिबान से, जो अलकायदा को शरण दे रहा था, इसके नाम पे जो झगड़ा शुरू हुआ, अब उन्होंने सब कुछ तालिबान को ही सौंप दिया। तो यानी कि सवाल कई हैं अमेरिका के हिसाब से कि हमने जो करीब 70-80 हजार 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा किए एक छोटे से देश में, उसका क्या फायदा हुआ? इतने हजार लोग मरे हमारे, उसका क्या फायदा हुआ? अगर जिनसे सरकार हमने छीनी उनको ही वापस करनी है 20 साल बाद सरकार, तुम्हारा क्या फायदा हुआ? एक तो ये सवाल है। दूसरा ये है कि बाइडेन सरकार, लगता है कि बाइडेन को शासन करना नहीं आता। लोग, उनके जो सबसे करीबी लोग हैं, जो उनके साथ पूरी तरह जुड़े रहे हैं, सब उनके खिलाफ हैं। आज की तारीख में बाइडेन का कोई समर्थक मीडिया में नहीं है। कांग्रेस में भी उन पे सवाल खड़े हुए हैं। जब भी ट्रंप पे सवाल खड़े होते थे तो कम से कम रिपब्लिकन सपोर्ट उसका पूरा मजबूत रहता था। रिपब्लिकन जितने भी उसके जो न्यूज मैन थे उनके साथ रहते थे। बाइडेन के साथ इस लोकतंत्र में आज की तारीख में एक भी जो बड़ा एंकर है वो नहीं है, एक भी जो विश्लेषक उसके साथ नहीं है। और डेमोक्रेटिक पार्टी भी कह रही है कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। तो अब ये देखें, एक तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में हम ये कह रहे थे हमेशा शुरू से ही कि तालिबान सरकार बना लेगी। सवाल यह है कि वो 2 साल बनाएगी कि 1 साल बनाएगी। इतना तय था कि वो बना लेगी 2 साल में सरकार। अगर उनको सौंपना था तो आपने इतना बड़ा झंझट क्यों किया? $1 ट्रिलियन, 75-80 हजार करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए, क्योंकि उसकी गिनती करना आसान नहीं है। डिपेंड करता है कैसे करते हैं। कई बार सुनने में आता है कि वो $2 ट्रिलियन था, कई बार कहते हैं $1 ट्रिलियन था, कई बार 6.5 कहते हैं। तो यानी कि जो मिलिट्री के खर्चे होते हैं उसको गिनना आसान नहीं होता। तो जो भी मानिए, लाख करोड़ के ऊपर ही खर्चा हुआ एक ऐसे देश में जिसकी सारी जो राष्ट्रीय जो आमद है वो 75,000 करोड़ की आज की तारीख में है। और मैं लाख करोड़ शायद कम बोल रहा हूँ, क्योंकि नंबर जो है उनका $1 ट्रिलियन है। ठीक, यानी कि 1 बिलियन होता है 7,500 करोड़ का। तो 1 ट्रिलियन हो जाएगा, करीब 75 लाख करोड़ का हो गया। तो मुझे लाख करोड़ में 75 लाख करोड़ की बात कर रहा हूँ, जो कि भारत की सरकार, भारत की आमदनी, राष्ट्रीय आमदनी का करीब आधा है। कम से कम इतना खर्चा हुआ है एक छोटे से देश में जिसकी आबादी 4 मिलियन, 4 करोड़ के आसपास है, 40 मिलियन के आसपास है। तो 4 करोड़ की आबादी वाले देश में जिसकी प्रति व्यक्ति आमदनी करीब $500, यानी कि भारत के एवरेज 2000 का चौथाई है, ऐसे देश में अमेरिका ने पिछले 20 साल में करीब 1-2 हजार बिलियन डॉलर उसने खर्चा कर दिया। इतने बड़े नंबर हैं, उनको उनके उनको समझना भी आसान नहीं होता। खैर, यानी कि अफगानिस्तान की आमदनी का कम से कम 50 गुना से लेकर के 100 गुना या 200 गुना खर्चा लड़ाई में हुआ, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तालिबान से झगड़ा किया, उसी को सब सौंप दिया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले 3 साल से वहां पे कोई भी ज्यादा बड़ी वारदात नहीं हुई। उससे एक तरह का लगा कि चीजें ठीक हो गई, सामान्य हो गई।
और तब से ट्रम्प का मानना था कि सब हमको वापस लाना चाहिए ट्रुप। उसने शुरुआत कर दी कि प्लान बनाओ कि कैसे वहां से वापस आएंगे। उसमें उन्होंने फैसला भी किया, एग्रीमेंट भी कर दिया कि मई तक वापस आ जाएंगे, मई 2021 तक। उस दौरान जो बातचीत शुरू हुई, अमेरिका में इंटेलिजेंस एजेंसीज की कई यूनिट्स हैं, 17 एजेंसियां हैं, वो अपनी अपनी राय देती हैं। राष्ट्रपति का काम है उस राय को समझना, उसमें से कौन सही है, कौन उसका क्या महत्व है, किसको कितना सीरियसली, ये उसका काम है। तमाम राय के बीच में जो एक राष्ट्रीय नीति कैसे बने उस राष्ट्रपति की, ये इसका काम था। बाइडेन यहाँ पूरी तरह से फेल हो गए। लगता है कि वो एडवाइजर ज्यादा है, सेनेटर ज्यादा है, उनको चीफ एग्जीक्यूटिव बनना नहीं आता। उनकी हर बात देखिए आप, जैसे कहते हैं उसमें लीडरशिप भी नहीं है। अच्छे आदमी हैं, सब उनको अच्छा आदमी मानते हैं, लेकिन लीडरशिप जो लोगों को साथ जोड़े, सबको साथ लेके चलने की आदत तो है, लेकिन सबको एक तरफ जोड़ने की आदत, वो कला है कि नहीं, ये नहीं दिख रही आज की तारीख में। तो एक राष्ट्रपति जिसे कहते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति है, वो आज की तारीख में जो सबसे कमजोर देश है, जो सबसे कमजोर आर्मी है, तालिबान कोई आर्मी नहीं है, ये अपने आप में एक गुट है लोगों का। जिस गुरिल्ला वॉरफेयर में कोई बड़ी आर्मी नहीं होती या सेना नहीं होती। उनके पास ना हथियार है, ना हवाई जहाज है, ना टैंक है, ना तोपें हैं। जो कुछ है छोटा मोटा उनके पास जो हथियार है, वो इस तरह के होते हैं जो कि आपके गली के गुड्डों वाले हथियार उनके पास है। उससे उन्होंने एक दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को हरा दिया और कहा कि आप चले जाइए यहाँ से, और अमेरिका हट गया वहां से। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे कुछ अंतर्राष्ट्रीय कुछ कैलकुलेशंस है, कुछ डोमेस्टिक कैलकुलेशंस है। अमेरिका की जो नीति यहाँ की है, लोग नहीं चाहते कि इसके सैनिक बाहर रहे, उनको वापस लाना एक जरूरत है अमेरिका की। एक तो वो है। दूसरा एक जरूरत ये भी कि बाहर रहे, मिलिट्री चाहती है कि बाहर रहे, लड़ाई हमेशा होती रहे, उससे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का काम चलता रहता है, वो चलती रहे। दोनों में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है। तीसरी ये है कि उसकी सामरिक नीति क्या बने। यहाँ पे तालिबान को यहाँ सपोर्ट करो, उसके विरोधियों को यहाँ सपोर्ट करो, अशरफ को यहाँ करो, करजाई को उधर करो। तो कैसे उनको बांटो, कैसे उन पर कंट्रोल रखो, ये जो है नीचे के लोग करते हैं। उन सब में कहीं अमेरिका जो उसका जो एक लक्ष्य था वो कहीं खो बैठा। वो लक्ष्य था कि अफ्रीका अफगानिस्तान से अलकायदा बिन लादेन को निकालने के बाद वो धीरे किस तरह से वहां से वापस आए, वहां की सेना इतनी सशक्त हो जाए कि अफगानिस्तान अपने आप पे खड़ा हो सके। लेकिन एक बहुत बड़ा सबक मिला आपको कि 20 साल तक एक देश की 200 गुना आमदनी खर्च करने के बाद भी उसमें इतनी ताकत नहीं आई कि जो टेररिस्ट लोगों के सामने एक दिन भी टिक सके। तो यानी कि एक टेररिस्ट ग्रुप जो जो काफी, जिसमें एक पैशन है, जो एकदम पूरी तरह से जुटा हुआ एक अपना लक्ष्य पाने के लिए, उसके सामने एक पूरी व्यवस्था रुक नहीं पाती। गुरिल्ला वॉरफेयर की एक तरह से यही समझिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है इसमें जो चाणक्य नीति देखी तालिबान की, आपको याद होगा चाणक्य की कहानी याद होगी कि एक बच्चा थाली में खाना खा रहा था, उसने बीच में हाथ डाल दिया, उसकी माँ ने उसको डांटा कि अरे किनारे से खाओ। तो वो जो बच्चा था वो चाणक्य था। तो चाणक्य नीति जो उसको कहा गया, तालिबान ने यही किया। इस बार वो काबुल नहीं पहुंचे, काबुल है चारों तरफ से घेरते हुए पहुंचे। पहले छोटे छोटे राज्यों को उन्होंने जीतना शुरू किया और हड़पने के बाद, और फौरन अमेरिका सोच रहा था 1 साल लगेंगे, और जिस दिन बाइडेन कहते हैं अभी उसमें साल भर लगेगा, उसी दिन उन्होंने उसको कब्जा कर लिया। तो आप समझिए कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति के स्तर पे जो समझ है, उसमें लगता है कि उनका रिश्ता वास्तविकता से एकदम कट गया है। उसकी बहुत साफ उसकी वजह यह है, उनका ढांचा जो समझने सोचने का है। जो लोग पास के हैं वो तय करते हैं, जो बॉस क्या सुनना चाहता है बॉस को वही सुनाते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हम वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। तो बाइडेन साहब के साथ यही हुआ कि उनको देश चलाना नहीं आता। राष्ट्रपति बनना उनके लिए संभव इसलिए हुआ कि उनका विरोधी एक ट्रंप जैसा व्यक्ति था। ट्रंप जो कि काफी डिस्क्रेडिटेड थे, उनको 60% लोग बिल्कुल चाहते नहीं थे। इसके नाम पे वो राष्ट्रपति बन गए, लेकिन उनको चलाना देश नहीं आता। वो सेनेटर जिंदगी में रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट थे तो ओबामा के मातहत थे। ओबामा साहब का एक स्टेटमेंट कही आता है कि आप किसी को भी बाइडेन की गलती करने को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, पता नहीं कब कितनी बड़ी गलती कर जाएंगे।
तो जब मैं बाइडेन के बारे में सोचता हूँ, मुझे याद आता है कि उनके बारे में जब भी देखें आप, तो लोग कहते हैं कि कोई कुछ ऐसा बोलेंगे कि कोई बेबात की बहस शुरू हो जाएगी। एक तो वो, दूसरा ये कि बेसिकली वो अपने आप में सेनेटर हैं, उनको बोलना आता है, ज्यादा बोलते हैं। और तीसरा ये कि उपराष्ट्रपति जब बन गए तो सोचा था कि वो काफी लॉयल थे ओबामा के, कुछ सीखेंगे वो 60 साल में। और अब जो है लगता है कि बाइडन बाइडन रहेंगे, उनके अनुभव बदल नहीं सकते, उनका स्टाइल बदल नहीं सकता। वो राष्ट्रपति बनने के बाद भी राष्ट्रपति नहीं बन पा रहे हैं। तो आज की तारीख में जो काबुल एक अपने आप में पटाक्षेप है अमेरिका की महाशक्ति के रूप में दुनिया में, जो उसकी स्थिति है उसके ऊपर, ये लोग कहते हैं जो जैसे कि अमेरिका का जो पैक्स अमेरिकाना का जो दौर था वो खत्म हो रहा है, और काबुल ने उस पर एक पूर्ण विराम लगा दिया है। इसके बाद अमेरिका के पास दुनिया में बाहर जाने की कोई ताकत दिखती नहीं है, न समझ है। ये बहुत साफ हो गया है कि टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करके ये थोड़ी बहुत नुकसान दुनिया भर में कर सकते हैं, लेकिन उनको लड़ाई जीतने के जो एक शुरू में एक अंदाज था वो खत्म हो गया। 1945 के बाद इन्होंने कोई लड़ाई जीती हो ऐसा किसी को याद नहीं आता। इन 80 सालों में अमेरिका की जो जो डिफेंस जो रक्षा नीति है, जो महाशक्ति के तौर पे उभरे थे विश्व युद्ध के जमाने में, वो सब बिल्कुल बदल गई है। तो अब ये सब आर्म चेयर लोग हैं। जब वो वॉर होता है तो जो पेंटागन की जो बेसमेंट से वो बटन दबा के किसी इमारत पे बम गिरा सकते हैं, लेकिन लड़ाई जीतना इनको नहीं आता। और उनको वो समझ होनी चाहिए कि उनको जीतना नहीं आता तो कैसे उस बात को आगे बढ़ाएं। तो ये बहुत बड़ी बात चाइना वाली है। अभी चीन और रूस पास आने वाले हैं, क्योंकि देखिए अगर अफगानिस्तान का नक्शा आप देखें तो इसके रूस जो है, रूस के जो पुराने सोवियत रूस के जो देश है वो, ईरान और चीन और पाकिस्तान। तो अब मैं कहता हूँ उसमें 5 पाकिस्तान और 1 ईरान और 1 चाइना, ये 7 देश हैं जो उसके चारों तरफ हैं। अब चीन और ज्यादा हिस्सा रूस के जो पुराने देश थे, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और एक और स्थान कजाकिस्तान शायद थोड़ा ऊपर है, फिर पाकिस्तान और बीच में ईरान और चाइना, इस तरह से बना हुआ है। अब रूस उसको तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, चाइना तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। तो चाइना और रूस दोनों मिलकर तालिबान को लेजिटिमेसी देंगे। अमेरिका शायद स्वीकार नहीं करेगा उसको, लेकिन अगर एक भी देश उसको स्वीकार करता है, उस और बड़ा देश चीन या सोवियत रूस जैसा, जो कि सोवियत तो खत्म हो गया, सिर्फ रूस की बात कर रहा हूं, लेकिन जो सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर दोनों हैं, अगर दोनों स्वीकार करते हैं उसकी लेजिटिमेसी को, तो उसको अब उस यूएन में कोई रेजोल्यूशन उसके खिलाफ पास नहीं हो सकता। ये हो गई बात। तो तालिबान के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करना उतना ही मुश्किल होगा जितना इसराइल के खिलाफ। तो क्या तालिबान जो नया इसराइल बनेगा रूस के और चीन के हाथों में? अभी चीन ने शुरू कर दिया बात करना, क्योंकि वहां जो मिनरल्स हैं, वो जो काफी मिनरल जो महंगे और काफी रेयर मिनरल्स हैं, उनकी जो है क्या कहते हैं, उनका भंडार बहुत बड़ा है अफगानिस्तान में। चीन की रुचि उसमें है। लोग कहते हैं कि करीब 1000 ट्रिलियन डॉलर का जो वहां भंडार पड़ा हुआ है। अब वो ये इतना पैसा इतना ज्यादा है कि समझ नहीं आता कि कैसे उन्होंने इसका अंदाज निकाला होगा। लेकिन ये है कि जो रेयर अर्थ मटेरियल है उनमें कुछ का भंडार है जिसमें रुचि है चीन की। इसको लेकर के वो चीन में वहाँ ज्यादा अपना प्रभाव दिखाना चाहता है। तो रूस और चीन पास में आ गए। पाकिस्तान में ये हो गया, आईएसआई ने सपोर्ट किया तालिबान को, लेकिन पाकिस्तान की सरकार नहीं कर सकती थी तालिबान को सपोर्ट, क्योंकि वो अलाइव ही है अमेरिका की। लेकिन पाकिस्तान ने जो वहाँ के अपने अंतर्विरोध हैं उसको लेकर के अमेरिका को जो है एक तरह से समझिए कि उसको बात देख दी नहीं कि क्या कर रहा है पाकिस्तान। अमेरिका के पास सवाल खड़ा होता है कि कैसे जिस देश को आपने खड़ा कर रखा है, जब पाकिस्तान जैसे देश को जो आपकी मदद से जीता है, उसने कैसे तालिबान जो कि आपका विरोधी है उसको मदद करना कैसे शुरू किया। तो ये अपने सवाल खड़े होंगे। स्टेट डिपार्टमेंट जो अमेरिका का विदेश मंत्रालय है वहाँ ये सवाल खड़े होंगे। और ये जो है अब उनकी उतनी बड़ी रुचि नहीं है, उनका कोई रुझान नहीं है इस लड़ाई में जुड़े रहने का। सबसे बड़ा सवाल है ह्यूमन राइट्स का। अमेरिकी लोग कहते हैं कि जो वहां पे अभी महिलाओं के साथ होगा, जो हमारे समर्थकों के साथ होगा, उससे निपटने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो बड़ा सवाल
खड़ा हो रहा है बाइडेन के सामने, उससे कैसे निपटेंगे। लेकिन बाइडेन के दिमाग में बात ये साफ है, हम किसी भी देश में जाके वहां शासन नहीं कर सकते, हम उनका लोकतंत्र नहीं संभाल सकते। अफगानिस्तान को अपना देश खुद चलाना पड़ेगा। हम कभी आए थे, अब वहां निकलना चाहते हैं, आप अपना देश खुद चलाइए, ये कह रहे हैं बाइडेन। कहता है उनको वहां से हटने की जो नीति है वो सही नीति थी, उसमें वो बिल्कुल बदलाव नहीं चाहते। लेकिन वो जो इंटेलिजेंस की जो फेलियर हुई, या जो फैसला करने की फेलियर हुई, या लॉजिस्टिकल सपोर्ट की जो फेलियर हुई, उसके बारे में बाइडेन को कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंसी फेल्ड प्रेसिडेंसी है, ये राष्ट्रपति के तौर पे फेल हो चुके हैं। ऐसा सब लोग मानना शुरू कर, सबने मानना शुरू कर दिया है। तो काबुल वो बिना घाव किए नहीं जा रहा है। काबुल का घाव अमेरिका पर भी है, और लोकतंत्र पर भी है, और ह्यूमन राइट्स पर भी है। और उसका जो फायदा उठाएंगे चीन, रूस, और जो टेररिस्ट लोग हैं जो फिर आना चाहते हैं वापस, जो अलकायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये आके फिर से अफगानिस्तान में अपनी जगह बनाएंगे। क्योंकि अब वो कितने भी वो सोबर हो जाएं तालिबान के लोग, उनका जो मौलिक जो उनका चरित्र है वो कुछ उसे अंधविश्वास का है कहिए आप, कुछ फंडामेंटलिस्ट है अपने आप में वो लोग। तो उस चरित्र के साथ टेररिज्म जुड़ा हुआ है। वो अपनी बात लेजिटिमेट प्रोसेस से नहीं करना चाहते, वो अपनी बात बंदूक से बनाना चाहते हैं, अपनी बात गर्दन काट के बनाना चाहते हैं। उनका जो, अगर उनकी ये फिलॉसफी ऐसी, उनका दर्शन ऐसा है, तो उसमें लोकतंत्र की कोई जगह नहीं होगी, तो वो बंदूक से राज करेंगे। लेकिन कल परसों में देखा आपने कि छोटे मोटे विरोध होना शुरू हो गए हैं। 4 करोड़ अफगान लोग, क्या 60-65 हजार लोगों के 75 हजार तालिबानी के बंधक बन के रह सकते हैं कि नहीं? ये तो फैसला अफगान के लोग करेंगे, अफगानिस्तान के लोग करेंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय भूमिका में कौन देश किस तरह सामने आएगा? भारत इसमें बिल्कुल फेल हो चुका है, पाकिस्तान सफल हुआ है, चीन उस पर हावी होने वाला है, और रूस उसका साथ दे करके, और चीन और रूस दोनों साथ आ रहे हैं। चीन और रूस आपस में लड़ते रहे हैं कोल्ड वॉर के जमाने में, वो एक तरह से एक कम्युनिस्ट दोनों देश थे, लेकिन दोनों में विरोधाभास था। लेकिन नाइजीरिया में अभी दोनों ने मिलकर 10,000 ट्रुप भेजे हैं। तो लग रहा है कि चीन और रूस कहीं पुतिन और शी में कोई भी संबंध ऐसे बन रहे हैं कि दोनों साथ काम करना चाहते हैं, इसलिए कि रूस अब सोवियत रशा नहीं है, उसको भी उसको एलाई चाहिए, और चाइना बड़ा बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। तो इससे लगता है कि जो जियोपॉलिटिकल समीकरण नए बनने वाले हैं, और उसकी जो है उसका पटाक्षेप महाशक्ति को एक रिट्रीट में लाने का, जो उसको ग्रेट रिट्रीट कह रहे हैं अमेरिका में लोग। अगर विश्व युद्ध जो था अमेरिका पैक्स अमेरिका ने शुरू करने की तारीख थी, तो काबुल उसको खत्म करने की तारीख बनता जा रहा है। और अभी आगे अगले साल भर तक आप देखेंगे कि अफगानिस्तान इस खबरों में रहेगा, सुर्खियों में रहेगा, क्योंकि तालिबान वो उसको अफगानिस्तान को हट नहीं देगा। ठीक है, IMF ने पैसे रोक लिए, कोशिश होगी उस पर कंट्रोल करने की, लेकिन इतनी गरीबी है वहां, भुखमरी है वहां, कि यूनाइटेड नेशंस की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो इंटरवीन करता रहे। तो आप कुछ भी करेंगे, $500 प्रति व्यक्ति जहाँ की आय हो, जिस देश की आय हो, जो कि भारत की जो औसत आय है प्रति व्यक्ति उसकी चौथाई है, अफ्रीका से भी कम है, वहाँ की स्थिति ऐसी है। लोग कह रहे हैं कि 40 जो 4 करोड़ लोग वहाँ पे हैं, उसमें करीब आधे करोड़ मेल न्यूट्रिशन का हिस्सा है, बच्चों के पास खाने को नहीं है। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स की समस्या खड़ी होने वाली है। उसको दुनिया कैसे देखेगी, ये दुनिया के ऊपर है। लेकिन बाइडेन साहब का नाम इतिहास में, उस पर एक बहुत बड़ी कालिख लग गई है। उसको उनको वो समझ भी नहीं पा रहे हैं कि उसको देखें कैसे, उसको हल करना तो बहुत दूर की बात है। तो अब ये शायद अफगानिस्तान हमारी जो कॉन्शियस है, हमारे जो चेतना है, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करके हमको हमेशा ये मौका देता रहेगा समझने का। कई चीजें जो सामरिक हैं, कई चीजें कैसे छोटी सी सेना एक इतनी बड़ी आर्मी को हरा सकती है, उसका एक और हमें उसकी मिसाल बना दी उन्होंने। इसमें कई चीजें होंगी, तमाम लोग किताबें लिखेंगे, लेकिन 4 करोड़ अफगानिस्तान के जो लोग हैं, उनका आज का वर्तमान और भविष्य, उस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और हम सब इसमें विश्लेषण कितना भी करें, हम लोग
इतिहास के जो उस अध्याय में हम लोग सिर्फ दर्शक हैं अफगानिस्तान के। जो लोग काम करना चाहते थे वो हट चुके हैं, नए काम करने वाले आ रहे हैं, और देखिए वो इतिहास कैसा बनता है। इस बात के साथ अगली पायदान तक आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।